हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आपको यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो दी है एक कंपनी की 1:2, और साथ में ही कहा गया है कि यहाँ पर ये 5 केसेस है, 5 ट्रांजेक्शन है। अगर हम इन्हें करते हैं तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो पर इफेक्ट क्या आएगा, वो बढ़ेगी, घटेगी, या कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो है क्या, उसमें आप कंपैरिजन किस किस को करते हो। आप करते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में आपने पैसा उधार पे लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक। आपको जल्दी पे नहीं करना, विद इन 12 मंथ्स पे नहीं करना। आपको जो लंबे समय तक के लिए, लंबे टाइम के लिए जो आपने लोन लोन लिया हुआ है, बाहर से पैसा उठाया हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेट। इसी तरह से शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है जो पैसा ओनर का लगा हुआ है, या शेयर होल्डर्स क्या है, एक कंपनी के शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं। तो जो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स फंड है। तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताना है कि एक कंपनी में कितना बाहर का पैसा लगा हुआ है और कितना ओनर्स का पैसा लगा हुआ है। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन जो आपको देखना है, तो आपको डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। वो दी है आपको 1:2। 1:2 का मतलब है आपकी जो लॉन्ग टर्म डेट है, वो आधी है शेयर होल्डर्स फंड से, या आप ये कह सकते हो शेयर होल्डर्स फंड आपकी दुगनी है लॉन्ग टर्म डेट से। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.5:1। अगर आपके शेयर होल्डर फंड एक है, तो आपकी लॉन्ग टर्म डेट आधी है, यही है ना। 2 का 1 क्या है, आधा ही होता है ना। ये 2 है तो ये 2 है, ये 1 है, इसका मतलब ये आधा है ना, लॉन्ग टर्म डेट आधे हैं। जनरली हम रेशियोज को कैसे लिखते हैं, जनरली रेशियोज को हम जो नीचे वाला नंबर होता है, जो शेयर होल्डर्स फंड है या कोई भी नीचे का नंबर है, उसको हम 1 मान के चलते हैं कि ये 1 है, ये डिवाइजर है जिससे आपको इसे डिवाइड करना है। तो ये 1 हो गया, और आपका ये लॉन्ग टर्म डेट्स को जिसको आपने डिवाइड किया, तो 0.5। अब इसको कंपेयर करते हो तो हर एक ट्रांजेक्शन में देखो इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसको करने से आपके क्या चीज इंक्रीज होगी और क्या चीज डिक्रीज होगी। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इससे आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। पैसा मिलेगा तो इंक्रीज इन कैश होगा, इंक्रीज इन कैश का मतलब है इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इसी तरह से पैसा आया, और वो किस लिए आया, आपकी शेयर कैपिटल बढ़ी, तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी। शेयर इशू करोगे तो आपकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, और शेयर कैपिटल बढ़ना मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड का बढ़ना। तो आपकी इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड जो है, वो इस फॉर्मूले के लिए इंपॉर्टेंट है, इस रेशियो के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट रेशियो का आपका इस करंट एसेट्स का आपका इस डेट इक्विटी रेशियो से कोई लेना नहीं। तो ये आपका जो इंक्रीज इन करंट एसेट है, इसको भूल जाओ। इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स फंड जो हो रहा है, उसको आपको देखना है। इसका इम्पैक्ट आपकी रेशो पर क्या आने वाला है, ये देखो। मान लेते हैं आपकी ये 1:2 की रेशो दी है, 0.5:1 की रेशो दी है, तो आपकी लॉन्ग टर्म डेट मान लेते हैं 1 लाख है, और इसकी दुगनी आपकी शेयर होल्डर फंड है, मतलब कि 2 लाख। 2 लाख शेयर होल्डर फंड है, तो इसके आधे लॉन्ग टर्म डेट है। तो ये आपने एज्यूम कर दिया, मान लो ये फिगर है आपके पास, ये अमाउंट आपके पास आ गई, और हमने जो शेयर्स इशू किए वो 50,000 के किए। 50,000 के किए तो 50,000 से आपका कैश बढ़ा, और 50,000 से ही आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई, यही होगा ना। तो डेट पर आपका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। शेयर होल्डर्स फंड आपके 2.5 लाख हो गए। अब आपकी रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा, डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, आपका 1 लाख अपॉन 2.5 लाख हो गया। तो जिसे आप ये 2.5 लाख को आपको डिवाइजर मानना है, इससे आपको डिवाइड करना है इसको, चाहे डेसिमल में ही आए। तो 0.4:1। अब ये देखो, पहले से ये रेशियो आपकी डिक्रीज हो गई है। क्या हुआ, अगर आप ऐसा करते हो, इस ट्रांजेक्शन को करते हो, शेयर्स को इशू करते हो, तो इससे क्या हुआ, ओनर की कैपिटल और बढ़ गई, और जो बाहर की बोरोइंग से वो कम हो गई। तो ये पोजीशन तो साउंड है, लेकिन बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं है। इतना ज्यादा ओनर का पैसा लगा होना सिर्फ
और बाहर से कोई बोरोइंग नहीं होना, वो भी खराब है। आपको इनका दोनों का बैलेंस रखना होता है। आपकी डेट इक्विटी रेशियो, आइडल रेशियो क्या है? 2:1, मतलब कि आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स दुगनी है आपके शेयर होल्डर फंड से, जो कि बहुत ही रिस्की पोजीशन है, फिर भी आइडल रेशियो हम उसको कहते हैं। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बाहर के पैसे पे डिपेंड होगी, तो आपके लिए दिक्कत है कि आपके सारे ऑपरेशंस, आपके एसेट्स सबकी सब बाहर की बोरोइंग्स पर डिपेंड है। बोरोइंग्स ली तभी आपने सारी एसेट्स खरीदी, यही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ओनर्स का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए लॉन्ग टर्म डेट से, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग बने, साउंड बने। आप अपनी लाइबिलिटीज को, सॉरी फ्रेंड्स, आप अपनी लाइबिलिटीज को इजीली पे कर सको। तो आपकी यहाँ पर 0.4:1 हो गई है, जो कि डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो है। नेक्स्ट है आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। आपने कैश रिसीव किया, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। तो आपने कैश रिसीव किया तो कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा तो करंट एसेट बढ़ेगी। और ट्रेड रिसीवेबल, अगर आप ट्रेड रिसीवेबल रिसीव कर रहे हो तो उनसे पेमेंट रिसीव कर रहे हो, मान लो किसी डेटर से आपने रिसीव किया, तो क्या होगा? आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स कम हो जाएंगे। अगर उनसे पेमेंट मिल जाएगी तो आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, डेटर्स कम होंगे तो करंट एसेट्स भी कम हो जाएगी। तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का इस पर, इससे कोई लेना देना नहीं। आपको देखना है सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर्स पर, जो कि हमने एज्यूम किए 1 लाख और 2 लाख। आप अगर ये पेमेंट करते हो तो आपकी डेट और शेयर होल्डर फंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो आपकी रेशियो जैसी थी वैसी ही रहेगी, 0.5:1। कोई भी चेंज इस ट्रांजैक्शन को करने से आपकी डेट इक्विटी रेशियो पर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? जब आप कहीं पर भी कंफ्यूज होते हो तो आप इस तरह से अजम्पशन करके, फिगर्स को डाल करके, अमाउंट के साथ अगर सॉल्व करते हो, सोचते हो, तो आप इजीली रिजल्ट तक पहुंच जाते हो। सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, इसका क्या मतलब है? आपने सामान बेचा कैश में, सामान बेचा तो क्या होगा? स्टॉक डिक्रीज होगा, स्टॉक डिक्रीज होगा तो करंट एसेट डिक्रीज हो जाएंगे, और पैसा आएगा तो इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन करंट एसेट, यही होगा। अब ये करंट एसेट पे इंपैक्ट आ रहा है, क्या ये आपकी लॉन्ग टर्म डेट या शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। जब ये पार्ट ही नहीं है तो हमारी डेट इक्विटी रेशियो पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एज इट इज जो पहले थी वही रहेगा। तो आप ये ट्रांजेक्शन कर भी देते हो तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो जैसी थी वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट है, आपने की रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या मतलब है? आपने अपने बोरोइंग्स, अपने लोन की पेमेंट कर दी है, आपने वो पैसा रिटर्न कर दिया, पेमेंट कर दी। तो इससे क्या होगा? एक तो कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा, पेमेंट कर रहे हो तो कैश डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा तो करंट एसेट में डिक्रीज होगा, जो कि आपकी इस दोनों आइटम से कोई रिलेटेड नहीं है। करंट एसेट इन दोनों से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन हाँ, आप अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की पेमेंट कर रहे हो, अगर किसी लोन की पेमेंट कर दी, तो आपकी डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। और डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब है डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, मान लेते हैं 50,000 का लोन आपने पे कर दिया, तो 50,000 से आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम हो जाएंगी, डेट्स आपकी 50,000 से कम हो गई, 50,000 रह गई। तो अब आपकी रेशियो चेंज हो जाएगी, 50,000 अपॉन 2 लाख, ये हो गई अब आपकी 0.25:1। 2 लाख से इसको डिवाइड करो, 2 लाख आपका डिवाइजर है, तो 0.25:1, मतलब कि आपकी डेट इक्विटी रेशियो पहले से भी डिक्रीज हो गई, कम हो गई। पहले क्या है? 0.5 है, और ऐसा करने से 0.25 हो गई, और भी कम हो गई, 1/4 रह गई, 1/4 रह गई। नेक्स्ट है, आपने कोई सामान खरीदा उधार पे, सामान खरीदा उधार में, तो क्या होगा? इंक्रीज इन स्टॉक। सामान खरीद रहे हो तो स्टॉक आएगा, स्टॉक इंक्रीज होगा और आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी। और उधार में खरीद रहे हो तो आपको उसको पैसे देने हैं,
अभी आपने पैसे नहीं दिए, तो वो क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे आपके, क्रेडिटर बढ़ेंगे तो करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का इन दोनों चीजों से कोई लेना देना, तो आपकी डेट इक्विटी रेशो जैसी थी वैसे ही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपकी डेट इक्विटी रेशो 1:2 या 0.5:1 वही रहेगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से आपको चेक करना है, किस तरह से आप फिगर्स को एज्यूम करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, फॉर्मूला क्या है और आपको फोकस किस में करना है, फॉर्मूला जो है और उसमें आपको क्या चीज चाहिए, उनमें क्या चेंज आ रहा है, सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ बने रहना है। गुड बाय एंड टेक केयर।